हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, आज इस वीडियो में हम 7th क्लास इंग्लिश का एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये केवीएस पीरियोडिक सेकंड का पेपर है, तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, यानी कि पैटर्न आपके स्कूल में भी पेपर का सेम रहेगा। क्वेश्चन सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप इसको प्रैक्टिस के लिए डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो सेक्शन ए है आपका रीडिंग सेक्शन, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका रीड द फॉलोइंग पोएम। पोएम को पढ़िए एंड देन यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उस पर बेस्ड उनको आंसर आपको करना है। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। एक ट्री को किल करने के लिए, एक पेड़ को मारने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। नॉट अ सिंपल जॉब ऑफ द नाइफ विल डू इट। आप सोचिए, आपके पास एक नाइफ है, चाकू है, और इतना आसान काम होगा एक ट्री को किल करना, तो ऐसा नहीं है। इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। अब ऐसा क्यों है, इतना टाइम क्यों लगता है? क्योंकि पेड़ धीरे धीरे उसने ग्रो किया है, अपने चारों तरफ जो अर्थ है उसको कंज्यूम करके, राइजिंग आउट ऑफ इट, और वो उसी अर्थ से ऊपर उठा है, उसी अर्थ से राइज हुआ है। कभी एक सीड होगा जो अर्थ के अंदर होगा, ज़मीन के अंदर होगा, वहाँ से एक प्लांट बना और उससे फिर इतना बड़ा वो ट्री बना है। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, जो अर्थ है उसकी क्रस्ट पर उसने फीड किया है। उसकी क्रस्ट आप जानते हैं, अर्थ की क्रस्ट में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसको कि प्लांट कंज्यूम करते हैं। अब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर, और कई सालों तक उसने सनलाइट, एयर और वाटर को अब्जॉर्ब किया है। ये पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है जिससे कि प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड, और उसकी जो लेप्रस यानी कि लेपर्ड जैसी जो हाइड्स हैं, जो बार्क है, उससे क्या हुआ है? स्प्राउटिंग लीव्स, लीव्स स्प्राउट हुई है। तो धीरे धीरे ऐसा हुआ है, प्लांट एकदम से पेड़ नहीं बन गया, इसीलिए उसको किल करना, उसको मारना इतना आसान नहीं है। सो हैक एंड चॉप, तो आप सोचे कि हैक होता है सडन मूवमेंट से, जब आप किसी चीज़ को कट करते हैं। पेड़ों को आपने कट करते हुए देखा होगा लोगों को, कुल्हाड़ी जो यूज़ करते हैं उसको हैक एंड चॉप, जो मूवमेंट है उसकी, उससे आप क्या नहीं कर सकते? बट दिस अलोन वोंट डू इट। सिर्फ ऐसा करने से एक पेड़ किल नहीं होगा। नॉट सो मच पेन विल डू इट, इतना पेन काफ़ी नहीं है पेड़ को मारने के लिए। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, आपने हैक एंड चॉप से जो बार्क जो है उसको कट किया है एक तरीके से, ब्लीडिंग बार्क, फिर से वो हील करेंगे, फिर से वो ठीक हो जाएंगे। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और ग्राउंड के क्लोज से अगर आप उसको तने से यहाँ से काट दे तो फिर से वो यहाँ से दोबारा से जो ब्रांचेस हैं उसकी वो ग्रो करना शुरू कर देंगी। ये आपने देखा भी होगा, एक स्पेशली विंटर सीजन में ट्रीज को जनरली कट कर दिया जाता है ताकि सनलाइट मिले, लेकिन नेक्स्ट समर तक फिर से वो वैसा हरा भरा ही हो जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। टू किल अ ट्री मीन्स, यहाँ पर एक पेड़ को मारने से क्या मतलब है? टू कट इट्स ब्रांचेस, क्या ब्रांच कट करने से आप ट्री को किल कर सकते हैं? टू कट इट्स लिम्स, लिम्स वैसे ह्यूमन बीइंग में यूज होता है हाथ और पैरों के लिए, लेकिन यहाँ पर एक तरीके से उसकी टहनियों के लिए ही होगा, इससे भी आप ट्री को किल नहीं कर सकते। टू अपरूट इट, उसको जड़ से उखाड़ देना, या फिर टू कट इट्स ट्रंक, उसके ट्रंक को कट करना। तो हमने देखा है तीनों तो काम नहीं करते हैं। टू किल अ ट्री मतलब होता है टू अपरूट इट, आपको उसे जड़ से ही उखाड़ना पड़ेगा। अ ट्री ग्रोज, एक ट्री कैसे ग्रो करता है? स्लोली, फास्ट, नॉट एट ऑल समर, तो हमने देखा बहुत धीरे धीरे, कई सालों तक वो धीरे धीरे ग्रो करता है। उसमें से एक एक ब्रांच निकलती है, फिर उसमें से लीव स्प्राउट होती है, वहाँ की जो अर्थ की क्रस्ट है उस पर वो फीड करता है, कई सालों तक सनलाइट, एयर और वाटर को कंज्यूम करता है। हैकिंग एंड चॉपिंग, हैकिंग एंड चॉपिंग से क्या होगा? विल किल द ट्री, आप पेड़ को किल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, कुछ टाइम के बाद उसकी जो बाग्स है वो हील करती हैं और दोबारा से वो ग्रो करता है। इम्प्रूव करेगी बाग को? ऐसा तो नहीं है, हमने देखा कि उनको पेन ज़रूर होता है जब आप हैक एंड चॉप करते हैं, बट मरता नहीं है वो। विल डू नथिंग टू द ट्री, विल नॉट किल इट फॉर एवर, तो वो उसको हमेशा के लिए नहीं मार सकती है। बी ऑप्शन करेक्ट है, वो दोबारा से ग्रो करने लगता है। मार्क दी रॉन्ग ऑप्शन, इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है? दी अर्थ फीड्स द ट्री, अर्थ ट्री को फीड कराती है, ये सही है। सपोर्ट करती है, हेल्प करती है, अब्जॉर्ब करती है, ये गलत है। इनफैक्ट ट्री अब्जॉर्ब करता है अर्थ के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी क्रस्ट से। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। द ऑपोजिट ऑफ कंज्यूमिंग, कंज्यूम करने का ऑपोजिट क्या होगा? प्रोड्यूस करना। कंज्यूम करना एक तरीके से खाना, प्रोड्यूस करना कोई नई चीज़ बनाना। सो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट फिर से एक अनसीन पैसेज है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड देन यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इन इंडिया वर्किंग वुमेन लीड अ लाइफ ऑफ ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इंडिया में जो वर्किंग वुमेन हैं
वो ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की लाइफ लीड करती है, जीवन जीती है, इफ़ दे आर मैरिड एंड हैव अ फैमिली। अगर वो मैरिड है और उनकी फैमिली है तो एक तरीके से दुगनी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ जाती है, फैमिली की भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जहाँ पर वो वर्क कर रही हैं, काम कर रही हैं, वहाँ की भी। इन द वेस्ट, लेकिन अगर वहीं पर हम वेस्ट की कंट्रीज़ में देखें, मैनी वेमेन आर हार्ड हेडेड करियरिस्ट्स। बहुत सारी वेमेन ऐसी हैं जो हार्ड हेडेड यानी कि पूरी तरीके से डिवोटेड हैं अपने करियर को लेके, एंड आर कमिटेड टू देयर जॉब्स, और अपनी जॉब्स के लिए पूरे तरीके से कमिटेड हैं। हेयर इन इंडिया, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें, विमेन स्टिल हैव ट्रेडिशनल रोल्स टू फुलफिल। जो पहले ट्रेडिशनल रोल थे विमेन के कि उन्हें घर में काम करना है, वो उन्हें आज भी पूरे करने होते हैं। एंड प्रेफर अ करियर टू अवॉइड डोमेस्टिक ड्रेजरी, और वो कोई करियर इसीलिए सिर्फ प्रेफर करती है ताकि घर में थोड़ी फाइनेंशियल हेल्प कर सकें, ना कि बिकॉज उन्हें वो करियर ऑप्ट करना था। देर आर 4 कैटेगरीज ऑफ वुमेन, वर्किंग वुमेन इन इंडिया। इंडिया में वर्किंग वुमेन की 4 कैटेगरीज हैं। सम वर्क वाइल दे आर वेटिंग फॉर मैट्रिमोनी, काम कर रही हैं लेकिन एक तरीके से मैट्रिमोनी, मैरिज का भी वेट कर रही हैं। अ मेजॉरिटी वर्क्स, और ज़्यादातर जो मेजॉरिटी ऑफ वुमेन है वो इसलिए काम करती हैं बिकॉज दे आर क्वालिफाइड, क्योंकि उनके पास वो क्वालिफिकेशन है, एंड वांट अ सेकेंड इनकम, और एक तरीके से घर में एक और इनकम, एक सेकेंड इनकम आ जाएगी, बस इसीलिए वो वर्क कर रही हैं। अ स्मॉल सेक्शन कंसिस्ट ऑफ करियर वुमेन, एक बहुत छोटा सेक्शन है वुमेन का जो कि करियर को प्रेफरेंस देता है। डिस्पाइट ऑफ द फ्रीडम एंड कॉन्फिडेंस ऑफ देयर जॉब्स एंड पे पॉकेट्स, करियर में अपने जॉब में कॉन्फिडेंट होने के बाद भी, अच्छा पे पैकेज होने के बाद भी, इतनी फ्रीडम होने के बाद भी, वर्किंग वुमेन स्टिल प्रेफर टू लीव द फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग एंड बजटिंग टू देयर हस्बैंड्स। वर्किंग वुमेन जो है वो जितने भी फाइनेंशियल डिसीजन जो घर में लिए जाते हैं या फिर बजटिंग का जो काम है वो हस्बैंड्स के लिए ही छोड़ देती हैं। एक्चुअली स्पीकिंग, अगर सही में बात करें, विमेन हार्डली हैव टाइम फॉर पर्सनल नीड्स। अपनी पर्सनल नीड्स के लिए, ज़रूरतों के लिए मुश्किल से ही इंडियन वुमेन के पास टाइम है। ओके, होपफुली पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चंस देखते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर द लॉट ऑफ। ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन कौन सी है? ऑफ फैमिली, फैमिली एंड वर्क प्लेस। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जहां पर वो काम कर रही हैं, वर्क प्लेस, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इंडियन मैरिड वुमेन प्रेफर अ करियर टू, इंडियन मैरिड वुमेन करियर को प्रेफर क्यों करती है? जस्ट टू सपोर्ट, एक तरीके से जो डोमेस्टिक ड्रेजरी है, घर के जो हालात है उसको सिर्फ सुधारने के लिए। सो टू सपोर्ट फैमिली फाइनेंशियली, एक सेकेंड इनकम हो जाएगी फाइनेंशियली। नेक्स्ट, इन इंडिया करियर वुमेन आर, दे आर ऑफ 4 कैटेगरीज जो हमें बताई गई है। द फ्रेज हार्ड हेडेड मीन्स डिवोटेड, पूरे तरीके से मतलब करियर पर ही ध्यान है, ऐसी वुमेन बहुत कम है इंडिया में। इंडियन वर्किंग वुमेन हैव प्रैक्टिकली नो टाइम फॉर, इंडिया की जो वर्किंग वुमेन है उनके पास प्रैक्टिकली देखा जाए तो किसके लिए टाइम नहीं है? फॉर पर्सनल नीड्स। नाउ सेक्शन बी, ये राइटिंग सेक्शन है आपका। सपोज अरुण इज योर क्लासमेट, अरुण आपका क्लासमेट है। ही ब्रोक ऑल द स्कूल रिकॉर्ड्स, उसने सारे स्कूल के जो प्रीवियस रिकॉर्ड्स थे उनको ब्रेक किया है एंड बिकेम द चैम्पियन, और वो चैम्पियन बना है। इवन दो ही हैज़ नो ट्रैक सूट, शू और एनी कोचिंग, उसके पास कोई भी ट्रैक सूट नहीं था, शू नहीं थे, कोचिंग उसने कहीं से नहीं ली। प्रिपेयर अ स्पीच टू कंग्रेचुलेट हिम इन द असेंबली, असेंबली में आपको आपके फ्रेंड को कंग्रेचुलेट करना है तो उसके लिए एक स्पीच आपको लिखनी है। स्पीच का एज सच तो कोई फॉर्मेट नहीं होता, बट हम लोग ऐसे ही शुरू करते हैं। सबसे ऊपर आप लिखेंगे स्पीच राइटिंग, टॉपिक तो कुछ इसका है नहीं, और फर्स्ट लाइन हमेशा सेम रहती है, दैट रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, लर्नेड टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, उसके बाद आप शुरू करेंगे, टुडे इन दिस असेंबली आई वांट टू कंग्रेचुलेट माय फ्रेंड अरुण who broke all the previous school records। अब इसमें स्पोर्ट नहीं दिया है कि उसमें उसने चैंपियनशिप
जो है वो जीती है। कुछ भी फिर आप लिख सकते हैं। माई हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू वरुण ऑन विनिंग द ट्रॉफी इन एथलेटिक्स at sport meet, even though you had no tracksuit shoe or any you did it without any coaching also. You had all the traits of a champion always. हमेशा से सारे जो गुण है एक चैंपियन के वो तुम में थे. Your hard work, determination and tireless efforts have enabled your win. इन सब की वजह से ही तुम जो है आज जीत पाए हो. And I'm sure there is more success in your way. और ज़्यादा तुम जो है सक्सेस तुम्हें मिले. And you shall soon become national or international champion. So that's all. इस तरीके से thank you so much. बाकी जो भी आप related to topic इसमें लिखना चाहें. Next is, have you ever noticed the attractive advertisements of soap, talcum powder, etc. in TV? बहुत सारे आपने advertisement देखे हैं इन सब चीज़ों के and other media और बाकी जगह भी TV में, इंटरनेट में या फिर न्यूज़पेपर्स में. Do they have the qualities which they claim to have? क्या उनमें वो सारी क्वालिटीज़ होती है जो एडवर्टीजमेंट में दिखाई जाती है? Won't they affect the health and the skin on prolonged use? अगर आप उनको लंबे टाइम तक यूज़ करें तो क्या वो आपकी हेल्थ और स्किन को अफेक्ट नहीं करते हैं? राइट अ पैराग्राफ ऑन द टॉपिक. आपका टॉपिक है प्रोस एंड कॉन्स ऑफ एडवर्टीजमेंट. एडवर्टीजमेंट के क्या प्रो कॉन्स हैं, फ़ायदे नुकसान क्या है उनके. प्रोस में क्या है, फ़ायदे क्या है एडवर्टीजमेंट के? आपको नए नए प्रोडक्ट्स की जो है वो जानकारी मिलती है. एक तरीके से कंज्यूमर को एजुकेट ये लोग करते हैं. बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस होते हैं, आप बेस्ट उनमें से चूज़ कर सकते हैं. एक तरीके से क्वालिटी इंप्रूव होती है प्रोडक्ट की. डिसएडवांटेजेस में जो कॉन्स हैं कि एक तरीके से डिसेप्टिव होते हैं नेचर में, जो एक्चुअल है वो दिखाते नहीं हैं. और ये प्रोडक्ट का रेट भी बढ़ाते हैं क्योंकि एडवर्टीजमेंट पे जो भी एक्सपेंसेस जो खर्च करता है मैन्युफैक्चरर जो हैं, वो फिर उसकी कॉस्ट में ऐड करके ऑब्वियसली अल्टीमेटली वो कंज्यूमर्स को ही पे करना पड़ता है. तो कॉस्ट इंक्रीज करता है. डिसेप्टिव होते हैं नेचर में, बायर्स को कंफ्यूज भी करते हैं इतने सारे प्रोडक्ट्स जब उनके सामने होते हैं. इस तरीके से कुछ प्रोज एंड कुछ कॉन्स आप एडवर्टीजमेंट के लिख देंगे. चलिए अब सेक्शन सी ग्रामर पर आते हैं. मैच द फॉलोइंग फ्रेजेस विद देयर मीनिंग्स. फ्रेजेस को उनके मीनिंग से आपको मैच करना है. ब्रेक अ स्ट्राइक. स्ट्राइक आपने सुना होगा, कई बार एम्प्लॉयज़ जो हैं किसी कंपनी के वो स्ट्राइक कर देते हैं तो उसको ब्रेक करना यानी कि उसको ख़त्म करना. सो एंड इट, एंड अ स्ट्राइक बाय मेकिंग द वर्कर्स सबमिट. डे ब्रेक, दिन निकलना एक तरीके से, द बिगनिंग ऑफ द डे लाइट. ब्रोक द बैड न्यूज़, कोई बुरी खबर किसी को देना. सो जेंटली टोल्ड समवन द बैड न्यूज़. द हीट वेव ब्रोक द काइंड ऑफ वेदर एंडेड. रीअरेंज द फॉलोइंग इनटू मीनिंगफुल सेंटेंसेस. कुछ जम्बल सेंटेंसेस हैं, आपको उन्हें रीअरेंज करना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है. हिज द मैनेजर इनटू विजिटर द ऑफिस कॉल्ड. सो द मैनेजर कॉल्ड द विजिटर्स इनटू हिज ऑफिस. उसने उसके ऑफिस में जो विजिटर्स हैं उनको बुलाया. In examination, he is very proud her success his daughter's exam. So he is very proud. He is very proud. इसमें on और होना चाहिए. On. Number 3. His daughter's success in her exam. या फिर examination. In her examination. ये exam की जगह on होना चाहिए. He spent on his sister birthday present all money his pocket. So he spent, उसने खर्च कर दी है, all his pocket money. He spent all his pocket money on a birthday present, on his sister's birthday present. Number 8. Next is use nearest or next. This is the dash shop to my house. ये मेरे घर के nearest यानी कि सबसे पास वाली शॉप है. He sits dash to me in the class. Next to me, next मतलब बिल्कुल just साइड में. The blank school is 5 kilometer from the school. The nearest school, सबसे पास का जो स्कूल है वो विलेज से 5 किलोमीटर दूर है. Supply the proper form of adjectives given in the bracket. 3 फॉर्म्स होती है एडजेक्टिव की आपकी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. देयर इज नो एनिमल डैश दैन द डॉग. डॉग से ज़्यादा फेथफुल कोई भी एनिमल नहीं है. सो मोर फेथफुल. जब भी कंपैरेटिव की बात आती है,
फेथफुल। कंपैरेटिव में या तो ER लगता है जैसे स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, या फिर मोर एंड मोस्ट लगता है। शी इज़ गुड, बेटर, बेस्ट, सो शी इज़ बेटर दैन हर सिस्टर, कंपैरेटिव डिग्री। नेक्स्ट सेक्शन डी लिटरेचर का है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपकी बुक का ही एक्सट्रैक्ट होगा, पढ़ना है एंड देन क्वेश्चन के आंसर्स आपको करने हैं। वंस देयर वॉज अ टॉकिंग फैन, इलेक्ट्रिकल his shatter. I couldn't hear what he said and I hope it doesn't matter because one day somebody oiled his little whirling motor and all the mystery was spoiled. He ran and still as water. तो ये टॉकिंग फैन वाले ये एक पोएम है आपके इसमें कि पंखा जो है बहुत आवाज़ करता है और जो राइटर है, जो पोएट है, बड़ा कंफ्यूज रहता है कि ये पता नहीं क्या कहना चाहता है, और एक दिन उसके मोटर को कोई ऑयल कर देता है, फिर वो आवाज़ नहीं करता, तो सारी मिस्ट्री जो है वो ख़त्म हो जाती है। When did the fan run as still as water? कब फैन जो है एक as still इतने आराम से पानी बहता है तो कोई आवाज़ नहीं होती, ऐसे ही फैन जो है वो चलने लगा when someone oiled its motor. Next is what do you think the talking fan was demanding? क्या वो डिमांड कर रहा था? वो ऑयलिंग की डिमांड कर रहा था। आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, किसी भी 4 के आपको आंसर करने हैं। वाई डज माया थिंक मिस्टर नाथ इज अ क्रूक? मिस्टर नाथ क्रूक उसको क्यों लगते थे माया को? एंड व्हाट डज शी से द संडे विजिटर इज? उसने क्या कहा कि जो संडे को उनको विजिट करने आता है वो कौन है? सो माया को इसलिए मिस्टर नाथ क्रूक लगते थे बिकॉज ही डजंट टॉक टू एनीवन एंड हैज़ नो फ्रेंड्स। कोई भी दोस्त उनके नहीं थे, वो किसी से बात नहीं करते थे, और उसको ऐसा लगता था कि जो संडे विजिटर है उनके, he perhaps kept all the loot, कि जो भी उनके लूट का सामान है वो शायद से उनके पास रहता होगा, वो उनका पार्टनर है इन क्राइम। नेक्स्ट, why does मिस्टर वोंका कलेक्ट आइटम्स फ्रॉम ओल्डेस्ट थिंग्स? सबसे पुरानी चीज़ों से उसने मिस्टर वोंका ने चीज़ें क्यों कलेक्ट करनी स्टार्ट की? बिकॉज ही वॉन्टेड टू इन्वेंट समथिंग दैट कुड मेक पीपल ओल्डर। कुछ ऐसा वो बनाना चाहता था जिससे कि लोग जो है वो एज में ज़्यादा हो जाए, तो उसको लगा कि शायद से ये बेस्ट तरीका है कि जो सबसे पुरानी चीज़ें हैं उनको मैं कलेक्ट करना शुरू करता हूँ, उनका एक मिक्सचर बना के उससे देखूंगा कुछ इफेक्टिव वो रहता है या नहीं। डिस्क्राइब द स्ट्रेंजर हु केम टू द पेट शॉप। पेट शॉप में जो स्ट्रेंजर आया था उसको डिस्क्राइब करना है, वो कैसा था। एंड व्हाट डिड ही वांट, और उसको क्या चाहिए था। जो स्ट्रेंजर था वो बड़ा ही पिक्यूलियर, अजीब सा दिखने वाला आदमी था। ही वॉज वेयरिंग शाइनी शूज़, उसने पहले पहने हुए थे, और जो उसके नया सूट जो था वो काफ़ी चीप था और इल फिटेड था। और ही वॉन्टेड समथिंग स्मॉल इन अ केज विद विंग्स। उसने कहा कि मुझे किसी जो केज है, पिंजरे में कोई चाहिए जिसके विंग्स हो, कोई भी एक जो बर्ड है वो आप दे सकते हैं। फ्रीडम इज लाइफ, डिस्क्राइब दिस विद रेफरेंस टू आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज। जो चैप्टर है आपका उसमें हमने देखा कि जो आदमी था, द मैन स्पेंट ऑल हिज मनी दैट ही हैड, जो भी उसने कमाया था, जो भी उसके पास था, उसने वो सारा खर्च कर दिया टू बाय द डॉव्स। उसने वो कबूतर खरीदे अपने केज में, और उसके बाद ही सेट देम फ्री, उसने उनको फ्री छोड़ दिया, क्योंकि उसको पता था कि फ्रीडम जो है वही लाइफ है, और इतने लंबे टाइम तक प्रिजन में रहने के बाद उसे उसकी इंपॉर्टेंस भी पता लग गई थी। नेक्स्ट इज व्हाट हैपन टू द वॉलंटियर हु swallows 4 drops ऑफ द न्यू इन्वेंशन। जो नई इन्वेंशन थी, जिस पर्सन ने वो 4 ड्रॉप उसकी जो है वो स्वालो की थी, क्या चेंजेस उसमें हुए। सो ही बिगेन रिंकलिंग, उसको रिंकल्स होने लगे, शिवर वो करने लगा, एंड उसके जो बाल है, हिज हेयर स्टार्ट ड्रॉपिंग ऑफ, और उसके जो टीथ है दे स्टार्टेड फॉलिंग आउट। ओके, सो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। होपफुली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी आते होंगे। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।